अस्सलामुअलैकुम। जॉइंट पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अब हम करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस आर्थराइटिस। इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन कैसे जॉइंट तक पहुंचा, उसके 3 पाथवे हैं। नंबर 1 हेमाटोजेनस, मतलब ब्लड के ज़रिए, कहीं और इन्फेक्शन था, ब्लड सप्लाई की वजह से जॉइंट्स तक आ गया। दूसरा डायरेक्ट थ्रू द स्किन, कि लाइक साइड में इन्फेक्शन हुआ था या जैसे भी स्किन के थ्रू कांटेक्ट में आया। सेकंड हमारे पास कंटेजियस स्प्रेड फ्रॉम अ सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस, कोई जॉइंट के साथ कोई नियर बाय कोई सॉफ्ट टिश्यू एब्सेस हुआ है, वहाँ से ये ट्रांसमिट हुआ। जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हुआ है किसी को तो वो फिर जाके जॉइंट को भी अफेक्ट कर सकता है। अब इन्फेक्शियस आर्थराइटिस की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि ये परमानेंट जॉइंट डिस्ट्रक्शन कर देती है। अगर इसको ऑन द टाइम या अर्ली स्टेजेस में ट्रीट ना किया जाए तो जॉइंट परमानेंटली डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में सबसे पहले बात करेंगे सुपरेटिव आर्थराइटिस की। सुपरेटिव आर्थराइटिस या सुपरेटिव वर्ड से पता चल रहा है, इसमें पस लाइक एब्सेस मिलेगा हमें। होता पस किससे बनती है? बैक्टीरिया से। तो दिस इज द इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया से हो रहा है। अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जॉइंट तक कैसे पहुंच रहा है? बाय हेमाटोजेनस स्प्रेड। ठीक है, किसी और जगह पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था, ब्लड के थ्रू जॉइंट तक आ गया। अब उसमें ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये BCQs में पूछे जाते हैं। न्यूनेट्स में अगर सुपरेटिव आर्थराइटिस हो रहा है तो उसकी वजह एपिफिजियल ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, कि पेशेंट को पहले ऑस्टियोमाइलाइटिस रहा है, और कॉज क्या है? एच इन्फ्लुएंजा। न्यूनेट्स में एच इन्फ्लुएंजा। एस ऑरियस इन ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं लाइक 12-13 साल, और एडल्ट्स में ये मिलेगा हमें एस ऑरियस। फिर गोनोकोकस मिलता है इन लेट एडोलेसेंस में। और लास्ट कि अगर किसी को सिकल सेल डिजीज़ है, सिकल सेल क्राइसिस हो रहा है, तो उसमें सैल्मोनेला का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो ये फिर मज़ीद सुपरेटिव आर्थराइटिस कॉज करवा सकता है। ये चारों जो हैं, कौन सी एज में कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरियाज की बात सेकंड ये है कि अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है, जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट C5, C6, C7, C9, ये जो 4 हैं, अगर ये हमारे पास कॉम्प्रोमाइज्ड हुए हैं, इनमें कोई मसला आया हुआ है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गोनोकोकल इन्फेक्शन के। और गोनोकोकल इन्फेक्शन एट लास्ट हमारे पास सुपरेटिव आर्थराइटिस का कॉज बन सकता है। और सेकंड कि वो वुमेंस जो कि सेक्सुअली एक्टिव वुमेंस हो बहुत ज़्यादा, उनमें गोनोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गोनोकोकल की वजह से हमारे पास इन्फेक्शियस आर्थराइटिस के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब अगर सुपरेटिव आर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तो एक ये पेनफुल होता है, फिर उसके बाद ये वार्म हो रहा होगा, स्वेलन हो रहा होगा। जो इन्फ्लेमेशन के जो मेजर 5 कार्डिनल साइंस है ना, वो सब मिलते हैं आर्थराइटिस में। फिर उसके बाद मूवमेंट रिड्यूस हो जाते हैं, जॉइंट का जो फंक्शन है ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगा। इसके अलावा इसमें फीवर, ल्यूकोसाइटोसिस और ESR भी इंक्रीज्ड मिलेगा। साइट ये सिंगल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा नी जॉइंट। तो सुपरेटिव आर्थराइटिस की बात हो तो आपके दिमाग में फ़ौरन से नी जॉइंट याद आना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सियल जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर वो कोई ड्रग यूज़र है, कोई ड्रग एब्यूज़र है, तो उसमें हो सकते हैं, मगर सुपरेटिव आर्थराइटिस कॉमन किस में है? नी जॉइंट। फिर उसके बाद लास्ट ये है कि इसमें जॉइंट एस्पायर किया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, उसमें जो प्यूरुलेंट फ्लूइड होता है वो एग्जामिन होगा, और वो प्यूरुलेंट फ्लूइड से ही हमें पता चलेगा कि ये कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्शियस आर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट लास्ट इसमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें जॉइंट के परमानेंट डिस्ट्रक्शन को। अब यहाँ तक हमने सुपरेटिव आर्थराइटिस कंप्लीट कर लिया। इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में सुपरेटिव पढ़ा, जिसमें हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइम आर्थराइटिस, जो कि होता है आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज़। कि इसमें आर्थ्रोपोड जो होगा, जो कि बेसिकली है टिक, तो वो हमारे पास कॉज करवा रहा होगा लाइम आर्थराइटिस। बेसिकली ये भी हमारे पास इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, जो कि हो रहा होता है कि स्पायरोचीट से बुरेलिया बोर्गडॉर्फिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लाइम आर्थराइटिस। और ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि करवा रहा होता है, जबकि ट्रांसमिशन किस तरीके से होती है? टिक बाइट से होती है। उसमें भी टिक कौन सा? लॉक्जीडिस रेसिनस कॉप्लेक्स, ये इसका नाम है टिक का। फिर उसके बाद बात करते हैं इसके क्लिनिकल फेजेस की। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है,
छोटी सी जगह से शुरू होगा और बढ़ते बढ़ते बहुत एक्सट्रीम मल्टीपल सिस्टम ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है। सबसे पहला फेज़ होता है इसका अर्ली लोकलाइज्ड स्टेज, जो कि सिर्फ इन्फेक्शन की स्किन की हद तक महदूद रहता है, कि सिर्फ ऊपर की लेयर स्किन को इन्वॉल्व कर रहा होगा और कुछ इन्वॉल्व नहीं होता। फिर होती है अर्ली डिसेमिनेटेड स्टेज, जिसमें क्या होता है, ये स्किन के बाद एंटर हो जाता है इनटू द क्रेनियल नर्व्स, हार्ट, मेनिंजेस के नीचे के ऑर्गन्स में पेनिट्रेट करना शुरू करेगा। फिर आती है लेट डिसेमिनेटेड स्टेज। ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे ये इन्फेक्शन जो होगा ये रीच कर जाएगा टू द जॉइंट और मोस्ट स्पेसिफिकली नी जॉइंट। दोनों इन्फेक्शियस आर्थराइटिस किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं? नी जॉइंट को, इन 10% ऑफ द केसेस। अब क्या होगा कि ये अगर लेट डिसेमिनेटेड स्टेज में एंटर हो जाए तो इस फेज़ में एंटीबायोटिक्स भी कोई असर नहीं करती, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका होता है, इतनी लेट स्टेज पे पहुंच चुका होता है कि एंटीबायोटिक्स भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती। और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये माइग्रेटरी आर्थराइटिस, लाइक सिर्फ पहले तो नी को इन्फेक्ट किया ना इसने, फिर उसके बाद नी से दूसरे जॉइंट के पास जाएगा, फिर दूसरे जॉइंट के पास, लाइक मल्टीपल जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है कि एंटीबुरेलिया एंटीबॉडीज़ का जो होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, अगर इसकी प्रेजेंस मिलती है तो डायग्नोसिस हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इसमें है जॉइंट पेन, और सेकंड है हमारे पास पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज़ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की ट्रीटमेंट के बाद 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद वो रिकवर हो चुका है, तो उसके बाद जो है ये डेवलप करेगा फटीगनेस और कॉग्निटिव कंप्लेंट। पेशेंट बोलेगा कि उसको थिंकिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये हमारे पास कहलाता है पोस्ट ट्रीटमेंट लाइम डिजीज़। उसके बाद जो इसकी अगर हम देखेंगे हिस्टोलॉजिकल पिक्चर, तो इसमें हमारे पास क्रॉनिक साइनोवाइटिस मिलेगा, जिसमें क्या क्या होगा, साइनोवियोसाइट्स का हाइपरप्लेजिया हो रहा होगा, फिब्रिन डिपोजिशन हो रही होगी, मोनोन्यूक्लियर सेल्स मिल रहे होंगे, CD4+ T सेल्स स्पेशली, क्योंकि ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। और दूसरा हमारे पास आर्टीरियल वॉल की अनियन स्किन थिकनिंग मिल रही होगी। तो यहाँ तक हमने इन्फेक्शियस आर्थराइटिस में सुपरेटिव एंड लाइम आर्थराइटिस दोनों कंप्लीट कर लिया।